हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आरके गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने शुरू किया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पहला चैप्टर dy dx एज अ रेट मेजर। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग उसी चैप्टर का एक्सरसाइज 6.1 करेंगे, जिसमें से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए थे। बाकी के क्वेश्चन आज करेंगे हम लोग। जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसका हम लोग आज सॉल्यूशन करेंगे और रेस्ट जो क्वेश्चन बच जाएगा, जो इजी क्वेश्चंस हैं, वो आप लोगों को बना लेना है। ओके गाइस, तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसके लिए बच्चों हम लोग एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। देखिए, ये आपके पास रेक्टेंगल है, मान लीजिए ये है ABCD, एक रेक्टेंगल है आपके पास। इसका लेंथ मान लेते हैं कि x है, तो इसके बारे में कह रहा है कि लेंथ x जो है वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट से डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर रेट जो है डिक्रीजिंग है, तो हम लोगों को कंसेप्ट के अनुसार क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो दिया हुआ है आपके पास कि dx बाई dt का वैल्यू दिया है -5 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, उसके बाद फिर दिया है एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। और मान लीजिए कि इसका विड्थ y है और y है, तो इसका रेट जो है इंक्रीज हो रहा है। देखिए, विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहाँ पर जो है विड्थ का जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। सो गाइज, यहाँ पर गिवन है dy बाई dt का वैल्यू 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ये आपके पास गिवन है। लेंथ जो है डिक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, इसको हमने नेगेटिव लिया है क्योंकि यहाँ डिक्रीजिंग रेट है, और विड्थ y जो है वो इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। यहाँ पर हमने पॉजिटिव लिया है क्योंकि विड्थ का रेट जो है इंक्रीज हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है व्हेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू 8 पर 8 सेंटीमीटर और y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर आपको निकालना है इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर का रेट और इसके एरिया का रेट। क्लियर है? चलिए 1 बाय 1 करके कर लेते हैं। तो पहला देखिए, A में दिया है आपके पास पेरीमीटर निकालना है। अगर पेरीमीटर को P से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ देखिए रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है ना। तो पेरीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और पेरीमीटर का रेट निकालना है। इसको दोनों तरफ हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा dt बाई dt और 2 हो गया, और ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा dx बाई dt प्लस dy बाई dt। ठीक है, dx बाई dt और dy बाई dt आपके पास गिवन है, और इसकी वैल्यू निकालना है कब, जब x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो और y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो। सो गाइस, द रेट ऑफ पेरीमीटर dp बाई dt एट 8 का मतलब है यहाँ पर कि x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू 6 है, और ये वैल्यू आपका हो जाएगा 2 इंटू, और यहाँ ध्यान दीजिए dx बाई dt का वैल्यू है -5 सेंटीमीटर पर मिनट, और प्लस dy बाई dt का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो देखिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो -5 प्लस 4 करेंगे तो -1 हो जाएगा, और -1 में 2 से गुना कर देंगे तो ये आपका -2 हो जाएगा। तो ये हो गया -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये आपका जो है निकल गया पेरीमीटर का रेट। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है एरिया का रेट निकलना है। सो गाइस, एरिया को हम लोग ए से डिनोट करें तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है, और लेंथ x है और विड्थ y है, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा xy, और फिर से एरिया का रेट निकालना है, जिसको हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा dA बाई dt। और यहाँ पर देखिए xy है
प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, u इंटू v का रूप है, तो इसको हम लोग लिखेंगे y इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस x इंटू डी वाई बाई डी टी। ये u इंटू v वाला रूल प्रोडक्ट रूल लग गया। अब हम लोग यहाँ पर x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर dA बाई dt का वैल्यू निकाल लेंगे, और dx बाई dt और dy बाई dt ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। सो गाइस देखिए ध्यान से, dA बाई dt का वैल्यू निकालना है एट x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर। तो y का वैल्यू है 6 और इनटू देखिए dx बाई dt का वैल्यू दिया हुआ है -5 और प्लस x का वैल्यू है 8 और इनटू dy बाई dt का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो देखिए कितना हो जाएगा, 6 में -5 से गुना करेंगे तो -30 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 8 में 4 से गुना करेंगे तो +32 हो जाएगा, और इसको घटा लेंगे 32 में से 30 को तो ये हो जाएगा 2। चूंकि एरिया है तो एरिया क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है ना, यूनिट इसका हो जाएगा एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो ये आपका एरिया जो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के रेट से इंक्रीज होगा, जबकि पेरीमीटर जो है 2 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है। नेगेटिव साइन डिक्रीजिंग रेट को रिप्रेजेंट करता है और पॉजिटिव साइन जो है आपका इंक्रीजिंग रेट को रिप्रेजेंट करता है। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका बन गया, इसको उतार लीजिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है अ बलून which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 centimeter cube of gas per second। कह रहा है कि एक बलून है जिसको पंप के थ्रू उसमें गैस फिल्ड हो रहा है और उसका जो शेप है स्फेरिकल है, ठीक है ना। और ये जो आपका बलून में जो हम गैस भर रहे हैं वो है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से, मतलब जो गैस का वॉल्यूम है वो दिया हुआ है, ठीक है ना, और वॉल्यूम का जो रेट है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर गिवन है, देखिए बलून का शेप जो है स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल है, बलून का शेप स्फेरिकल है और इसके वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है dV बाई dt का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से इसमें गैस को फिल किया जा रहा है, और गैस फिल करने पर भी इसका शेप ऑलवेज जो है स्फेरिकल ही रहता है। सो गाइस पूछ रहा है आपसे फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि रेडियस का रेट निकालना है, dr बाई dt का वैल्यू निकालना है, समझे, और कब निकालना है, एट रेडियस का वैल्यू दिया है 15 सेंटीमीटर। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया। एक बलून है जिसमें 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से गैस फिल किया जा रहा है, बलून का शेप हमेशा स्फेरिकल रहता है, तो आपसे पूछ रहा है कि रेडियस का रेट क्या होगा, ठीक है ना, जब रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर V इज इक्वल टू, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, मालूम है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dV बाई dt और इधर हो जाएगा 4/3 इंटू पाई, और r क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे पहले r के रिस्पेक्ट में और फिर r को डिफरेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, dV बाई dt इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई, और r क्यूब का r के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 3r स्क्वायर इंटू dr बाई dt। क्लियर है, यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, अब हम लोग यहाँ पर dV बाई dt का वैल्यू जो हमारे पास गिवन था, ये वैल्यू हम इसमें डाल देंगे, तो ये हो गया आपका 900 इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर
इंटू डी आर बाई डी टी। अब यहां से डी आर बाई डी टी निकाल सकते हैं। इसके लिए 4 पाई आर स्क्वायर को दूसरी साइड सेंड करना होगा। सो गाइस डी आर बाई डी टी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 900 बाई 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोगों को डी आर बाई डी टी का वैल्यू निकालना है, जो वो निकालना है r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पर। सो गाइस डी आर बाई डी टी का वैल्यू r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पर अब हो जाएगा 900 बाई 4 पाई इंटू 15 का स्क्वायर हो जाएगा ना। और देखिए 900 बाई और यहाँ देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225 और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 900। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 900 पाई। ठीक है ना। 4 पाई इंटू 15 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 900 पाई। 900 से 900 आपका कैंसिल हो गया। सो गाइस ये हो जाएगा आपका डी आर बाई डी टी एट r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पर वैल्यू हो जाएगा 1 बाई पाई और रेडियस का रेट है तो लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है ना। तो ये आपका रेडियस का रेट निकल गया और ये वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। कितना, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, 1 बाई पाई सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से इस स्फेरिकल बलून का रेडियस इंक्रीज हो रहा है। ओके गाइस, चलिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग, एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई 5 मीटर है, इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। ठीक है ना। एक दीवार के सहारे ऐसे तिरछा खड़ा किया गया है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो सीढ़ी है इसको ग्राउंड के अलोंग पुल किया जाता है। किस रेट से, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। ठीक है। इसको हम लोग देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि वॉल की हाइट और वॉल का जो यहाँ पर ग्राउंड पर जो लेंथ है उसको मान लेते हैं। मान लिया कि ग्राउंड पर जो लेंथ है वो हो गया x और वॉल की हाइट को मान लिया y। तो आप देखिए यहाँ पर जो सीढ़ी को है वो दीवार से दूर खींचा जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। सो गाइज यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है कि dx बाई dt, क्योंकि ग्राउंड के लॉन्ग जो डिस्टेंस है उसको हमने x मान लिया, तो dx बाई dt का वैल्यू जो है दिया हुआ है, कितना खींचा जा रहा है तो बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। तो रेट यहाँ पर कितना है 2 सेंटीमीटर। देखिए dx बाई dt का वैल्यू गिवन है आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। अब इसको हम लोग थोड़ा मीटर में चेंज कर लें तो 0.02 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यूनिट चेंज किया तो। एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन को। एक दीवार है आपके पास, इस पर इस तरह से तिरछा एक सीढ़ी है लगा हुआ। अब क्या है कि यहाँ पर सीढ़ी का जो लेंथ है वो 5 मीटर है और इस सीढ़ी को दीवार से दूर खींचा जा रहा है और किस रेट से, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से खींचा जा रहा है दीवार से दूर इसको। ठीक है। तो इसके रेट को हमने क्या किया कि सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर दिया। चूंकि मीटर में यहाँ पर सीढ़ी का जो लेंथ है वो मीटर में दिया हुआ है, इसलिए सेम यूनिट में ही कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ पर हमने एक चीज और भी किया कि ग्राउंड के लॉन्ग जो लेंथ है उसको x मान दिया और जो वॉल की हाइट है उसको y मान दिया। सो गाइज यहाँ पर dx बाई dt मतलब जो सीढ़ी खींचने का रेट है दीवार से दूर वो आपके पास गिवन था 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जिसका यूनिट चेंज करके हमने लिख दिया 0.02 मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर दिया। ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आपसे पूछ रहा है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द ग्राउंड ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। मतलब ये जैसे जैसे सीढ़ी को आप इस तरफ खींचेंगे तो सीढ़ी ऊपर से नीचे की तरफ खिसकेगा, मतलब यहाँ पर रेट डिक्रीज होगा। समझे ना। तो कह रहा है कि किस रेट से सीढ़ी दीवार पर नीचे की तरफ खिसकेगा।
तो आपसे पूछ रहा है dy बाई dt का वैल्यू क्या होगा। समझ गए, dx बाई dt गिवन है, पूछ रहा है dy बाई dt का वैल्यू क्या होगा। when the foot of ladder is 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, और दिया हुआ है इस दीवार से 4 मीटर की दूरी पर जब सीढ़ी रहेगी तो उस समय dy बाई dt का वैल्यू क्या होगा। मतलब दिया हुआ है कि x का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 4 मीटर पर, x का वैल्यू जब 4 मीटर हो, तो ग्राउंड के लॉन्ग जो डिस्टेंस 4 मीटर हो, तो उस समय जो दीवार पर सीढ़ी खिसक रही है नीचे की तरफ, उसका रेट क्या होगा, dy बाई dt का वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर है, चलिए बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, वॉल, ग्राउंड और लैडर ये तीनों मिलकर यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। सो गाइस इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और इसको हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें t के रेस्पेक्ट में, तो यहां लिख दीजिए नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा 2x dx बाई dt और प्लस 2y dy बाई dt इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका। यहां से देखिए dy बाई dt का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, और कैसे निकाल सकते हैं ये देखिए, यहां से 2x dx बाई dt को दूसरी तरफ ले जाइए, तो ये हो जाएगा 2y dy बाई dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2x dx बाई dt लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और y आपका इस तरफ आ जाएगा, तो dy बाई dt का वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस x बाई वाई इंटू dx बाई dt, ये वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, dy बाई dt का वैल्यू मैंने कहा कब निकालना है, जब ग्राउंड के लॉन्ग डिस्टेंस 4 मीटर हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं dy बाई dt का वैल्यू x y के टर्म में है, तो इक्वेशन 1 से देखिए यहाँ पर साइड में लिख लीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप लोग x का वैल्यू पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पर लिख लीजिए एट x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 पर y का वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वेशन 1 से। तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25, 16 को इधर लाइए तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। यहाँ पर 9 का रूट कर देंगे तो 3 आ जाएगा, तो y का वैल्यू आपको मिल गया। सो गाइस dy बाई dt का वैल्यू अब हमें निकालना है x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 3 पर। मतलब अब हमें निकालना है x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 3 पर, 4 3 पर हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो dy बाई dt एट 4 3 का मतलब है x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 3, और ये है आपका माइनस, और x का वैल्यू 4 डाल देंगे, y का वैल्यू 3 डाल दीजिए, और dx बाई dt का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर हमारे पास गिवन है, और ये वैल्यू है आपका 0.02 मीटर पर सेकेंड। सो गाइज इसको जरा बना लीजिए, इसको हम डेसिमल को रेशनल फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 4/3 और इनटू इसको लिख सकते हैं 2/100 लिख सकते हैं ना। और यहाँ देखिए आप 4 से 100 कटा सकते हैं 25 टाइम्स, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा माइनस 2/75 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखिए लैडर जो है दीवार पर खिसकेगा किस रेट से, ये खिसकेगा 2/75 मीटर पर सेकेंड के रेट से दीवार पर लैडर खिसकेगा। मतलब इसकी जो रेट है यहाँ पर नेगेटिव दिखा रहा है, तो लैडर जो दीवार पर खिसकेगा वो डिक्रीजिंग रेट हो जाएगा, समझेगा। अब देखिए यहाँ पर ये भी आंसर हो जाएगा आपका, अगर चाहे तो इसको, चूंकि यहाँ पर शुरू में जो है लैडर जो ग्राउंड के लॉन्ग खींचा जा रहा था
उसका रेट सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया हुआ था, ठीक है। तो आप चाहें तो लैडर जो खिसक रहा है दीवार पर उसका भी रेट आप सेंटीमीटर पर सेकंड में निकाल सकते हैं। आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो गाइज इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर पर सेकंड के टर्म में निकालें तो क्या हो जाएगा, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -2/75, ठीक है, इंटू 100। अब ये मीटर से सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इसको कटाइए, 25 से कटाएंगे तो 4, 25 4 जा 100 और 25 3 जा 75। तो ये आपका हो जाएगा आंसर -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब ये आंसर हो जाएगा आपका, समझे। तो ये वाला जो था आपका मीटर पर सेकंड यूनिट में था, ये वाला जो आंसर है आपका सेंटीमीटर पर सेकंड यूनिट में है। तो जो भी आपका आंसर दिया हुआ है बुक में आप वो वाला आंसर लिख लीजिएगा, ठीक ना। मैंने दोनों यूनिट में लिख दिया है, क्लियर है गाइस। देखिए बुक में आंसर, एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो नेगेटिव नहीं शो कर रहा होगा, ठीक है ना। नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन कन्वेंशनली क्या है, इंक्रीजिंग रेट और डिक्रीजिंग रेट को दर्शाता है, समझ रहे हैं बात को। चूंकि रेट भी तो एक क्वांटिटी होता है ना, तो क्वांटिटी के साथ हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव पॉजिटिव कैलकुलेशन के साथ आता है ये इंडिकेट करता है कि रेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो हो सकता है कि बुक में नेगेटिव रेट ना दिया हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना। कैलकुलेशन से ये प्रूफ हो जाता है कि रेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। जब कैलकुलेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपका नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म में आएगा, समझे। चलिए इस क्वेश्चन को उतार लीजिए जरा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। मान लीजिए कि आपके पास कोई कर्व है, एक पार्टिकल है, इस पर मूव कर रहा है इस कर्व पर, और कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। इस कर्व का इक्वेशन है 6y = x³ + 2। ये कर्व का इक्वेशन दिया है, ये आपका कर्व है, इस पर कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है। कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज द x कोऑर्डिनेट, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है x y, तो कह रहा है कि y कोऑर्डिनेट का रेट जो है x कोऑर्डिनेट के रेट का 8 गुना चेंज हो रहा है। तो इस कर्व पर पॉइंट निकालना है। क्वेश्चन आपका ये है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जो इस कर्व पर, ये आपका कर्व है, इस कर्व पे मूव करता है, ठीक है। तो आपको निकालना है इस कर्व पर पॉइंट्स निकालना है, जिसके लिए जो है इस कर्व पर जो पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है उसका जो रेट है वो x कोऑर्डिनेट के रेट के 8 गुना है, समझ गए ना। ये दिखा रहा है कि एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज द x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट का जो रेट है x कोऑर्डिनेट के रेट का 8 गुना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस कर्व पर पॉइंट निकालना है। ओके, तो मान लिया यहाँ पर, इसको आप लेट कर लीजिए, ठीक है ना। लेट कर लीजिए कि कर्व पर पॉइंट जो है एक्स वाई है, ठीक है। और आपके पास गिवन क्या है, देखिए गिवन है आपके पास कि y कोऑर्डिनेट का जो रेट है, मतलब dy/dt का जो वैल्यू है वो 8 टाइम्स है dx/dt का। ये आपके पास गिवन है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ऑल्सो आपके पास एक और भी इक्वेशन दिया हुआ है, कर्व का इक्वेशन। ऑल्सो वी हैव, देखिए ध्यान से, ऑल्सो वी हैव 6y = x³ + 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व। अब इस कर्व के इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 × dy/dt और इज इक्वल टू ये हो जाएगा x³ का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3x² हो गया, और फिर x को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx/dt हो जाएगा, और ये जो 2 है कांस्टेंट है इसका 0 हो गया। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, dy/dt को का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है, dy/dt इज इक्वल टू 8 टाइम्स इंटू dx/dt,
दिया हुआ है ना, तो हम लोग यहाँ पर dy बाई डी टी का वैल्यू रख देंगे। तो गाइस ये हो जाएगा आपका 6 इंटू और dy बाई डी टी का वैल्यू 8 टाइम्स dx बाई डी टी, क्लियर, और इज इक्वल टू हो गया 3x स्क्वायर dx बाई डी टी, लिख सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहां पर ये हो गया आपका 48 dx बाई डी टी और इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई डी टी। हम लोग क्या करेंगे, एक साइड कर लीजिए, ठीक है ना, dx बाई डी टी को कटाना नहीं है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 48 और यहाँ हो जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू 0। क्योंकि dx बाई डी टी का वैल्यू 0 नहीं है, तो ये आपका जो फैक्टर के फॉर्म में है 3x स्क्वायर माइनस 48 ये 0 हो जाएगा, और 48 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 48 और इसको आप 16 से कटा सकते हैं, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया। और यहां से स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे तो x का वैल्यू प्लस माइनस 4 आ जाएगा, तो x का वैल्यू निकल गया। अब इस x के वैल्यू को कर्व के इक्वेशन में डाल देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर निकाल लीजिए, देखिए एट x इज इक्वल टू प्लस 4, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू प्लस 4 रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6y और 4 का क्यूब करेंगे तो 64 और प्लस हो गया 2, ये हो गया आपका 66 और ये 6 से कट जाएगा 11 टाइम, तो y का वैल्यू हो गया 11। सो गाइस x इज इक्वल टू 4 पर जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 11, ठीक है। और दूसरा एट x इज इक्वल टू माइनस 4 पर देख लीजिए, तो माइनस 4 पर कितना हो जाएगा, ये हो गया 6y और यहाँ पर देखिए माइनस 4 का क्यूब करेंगे तो माइनस 64 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 62 हो जाएगा। और यहाँ से y का जो वैल्यू हो जाएगा माइनस 62 बाई 6, तो ये हो जाएगा आपका 31 बाई 3, तो y का वैल्यू हो गया माइनस 31 बाई 3। सो गाइज x इज इक्वल टू माइनस 4 पर जो पॉइंट हो जाएगा p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस 4 माइनस 31 बाई 3, तो ये आंसर हो गया आपका। 2 पॉइंट्स आ गए, इस कर्व पर आपने 2 पॉइंट फाइंड आउट किया, 4 11 और माइनस 4 माइनस 31 बाई 3, जिसके लिए इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 8 टाइम्स चेंज होगा x कोऑर्डिनेट का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया गाइस, लिख लीजिए इसको, लिखिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल। एयर बबल से देखिए यहाँ पर मतलब ये है कि जब कभी आप देखे होंगे नहाते धोते समय कि साबुन का जब झाग बनता है उसमें से कभी कभी एयर का बबल बन जाता है, ठीक है ना, वहां झाग का, साबुन के झाग का बबल बन जाता है, वही आपका एयर बबल है और कुछ नहीं है। और एयर बबल का शेप जो होता है ऑलवेज स्फेरिकल होता है, समझे, मतलब एयर बबल का शेप जो है स्फेरिकल शेप होता है। ये आपके पास स्फेरिकल शेप का होता है एयर बबल, और ये जो है आपका एयर बबल है, समझ गए ना, क्लियर है। मैंने क्या कहा कि नहाते धोते समय कभी कभी आपने देखा होगा कि साबुन लगाते समय वहां पर सोप का जो झाग बनता है उसमें से बबल भी बन जाता है, वही एयर बबल है जिसका शेप स्फेरिकल होता है। तो कह रहा है कि द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब इसका जो रेडियस है, देखिए dr/dt का वैल्यू दिया हुआ है, इस एयर बबल के रेडियस का रेट जो है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। कह रहा है आपको dv/dt का वैल्यू निकालना है, मतलब वॉल्यूम का रेट निकालना है आपको, और कब, जब r का वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो ठीक है। अब देखिए स्फीयर के केस में वी नो दैट वॉल्यूम क्या होता है इसका, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब।
जानते हैं हम लोग। अब इसको दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dv बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई, और r क्यूब का r के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 3r² और इंटू dr बाई डी टी। क्लियर है? चलिए यहाँ देखिए जरा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं dv बाई डी टी इज इक्वल टू 4πr² और dr बाई डी टी। और आपके पास दोनों वैल्यू दिया हुआ है, dr बाई डी टी का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और r इज इक्वल टू 1 पे आपसे पूछ रहा है dv बाई डी टी का वैल्यू क्या होगा। सो गाइज यहाँ पर हम लोग वैल्यू डाल देंगे, r का वैल्यू और dr बाई डी टी का वैल्यू। सो dv बाई डी टी का वैल्यू r इज इक्वल टू 1 पर, r इज इक्वल टू 1 पर हो जाएगा आपका 4 पाई, और इंटू r का वैल्यू क्या है 1, तो 1² और इंटू dr बाई डी टी का वैल्यू है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स। सो गाइज ये वैल्यू हो जाएगा अब आपका कितना, 2 पाई सेंटीमीटर, और चूंकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा इसका यूनिट। सो गाइज इस एयर बबल का वॉल्यूम जो है 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज करेगा। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए जरा। तो गाइज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें दिया हुआ है अ बलून which always remains spherical has a variable diameter 3/2 2x plus 1। ठीक है, a balloon which always remains spherical has variable diameter 3/2 into 2x plus 1, then find the rate of change of its volume with respect to x। देखिए यहाँ पर आपके पास एक बलून है जो स्फेरिकल होता है, ठीक है ना, दिया हुआ है कि जो बलून है वो हमेशा स्फेरिकल है, और इसका जो डायमीटर दिया हुआ है, देखिए ये डायमीटर दिया हुआ है AB, और इसका वैल्यू दिया हुआ है डायमीटर का, ये है D का वैल्यू दिया हुआ है 3/2 इंटू 2x प्लस 1 डायमीटर दिया है। तो आपको मालूम है कि डायमीटर से आप रेडियस निकालें तो डायमीटर का आधा होता है रेडियस। तो गाइज यहाँ से जो इस स्फेरिकल बलून का रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा 3/4 इंटू 2x प्लस 1। रेडियस निकल गया। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका वॉल्यूम निकालना है x के रिस्पेक्ट में, मतलब वॉल्यूम का रेट निकालना है x के रिस्पेक्ट में। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपको निकालना है dv बाई dx का वैल्यू, समझे, ये निकालना है, वॉल्यूम का रेट x के रिस्पेक्ट में निकालना है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो देखिए अब हम लोग जानते हैं we know that वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है वॉल्यूम। और यहाँ से देखिए 4/3 और पाई हो गया, और r का वैल्यू हमने निकाला था 3/4 इंटू 2x प्लस 1, और इसका होल क्यू हो जाएगा, चूंकि r क्यू होता है तो ये हो जाएगा आपका 4/3 इंटू पाई, और 3/4 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 27/64, और ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, और इसको गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 108 हो गया पाई, और बाई इसको गुना कीजिए 64 में 3 से, तो 4 तिया 12 हो गया, और 6 तिया 18, 1 19 हो गया। ठीक है, इसको ऐसा करते हैं, कटा लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए 3 से 27 कट जाएगा 9 टाइम्स, और ये 4 से 64 कट जाएगा 16 टाइम। तो इसको लिख दीजिए 9 पाई बाई 16 और इंटू 2x प्लस 1 का क्यूब। ये आपका वॉल्यूम निकल गया। ठीक है बच्चों, देखिए हमारे पास डायमीटर दिया था, वहां से हमने रेडियस निकाल लिया, और रेडियस से हम लोग इस स्फेरिकल जो आपके पास बलून है इसका वॉल्यूम निकाल लिया, और वॉल्यूम का वैल्यू आ गया 9 पाई बाई 16 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब क्या करना है, आपको निकालना है dv बाई dx, मतलब वॉल्यूम का रेट निकालना है x के रिस्पेक्ट में। तो गाइस v मिल गया, तो इसको क्या करेंगे, सिंपली x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग
नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और 9 पाई बाई 16 तो कांस्टेंट है आपका, बाहर हो गया। और देखिए इसके लिए x टू दी पावर n का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू 2x प्लस 1 का हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ 2 से 16 कट जाएगा 8 टाइम्स, और ये आप गुना कर दीजिए, तो फाइनली जो है dv बाई डी एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 27 पाई बाई 8 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये निकल गया बच्चों क्या, वॉल्यूम का रेट x के रिस्पेक्ट में, और ये निकल गया आपका 27 पाई बाई 8 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो गया आंसर आपका, जो पूछ रहा आपसे dv बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, मतलब वॉल्यूम का रेट x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, और वो वैल्यू आपका निकल गया 27 पाई बाई 8 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आंसर इसका। ठीक है, चलिए लिखिए इसको जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए हमसे क्या कह रहा है। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप, एक पाइप से सैंड को गिराया जाता है एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जो सैंड का रेट है वॉल्यूम का, उस सैंड के वॉल्यूम का जो रेट है वो है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से पाइप से सैंड को पोर किया जा रहा है, मतलब गिराया जा रहा है। ठीक है, द फिलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन, और जो पाइप से सैंड गिर रहा है वो कोन बना रहा है ऑन द ग्राउंड। समझे? तो इस बात को पहले समझते हैं हम लोग एक फिगर से। देखिए आपके पास ये पाइप है, और इस पाइप के माध्यम से यहाँ पर सैंड जो है गिराया जा रहा है। ये पाइप है, और पाइप के माध्यम से यहाँ से सैंड जो है पोर किया जा रहा है। और ये जो सैंड है जब गिर रहा है नीचे, तो ये कोन फॉर्म कर रहा है। कैसा? कोन फॉर्म कर रहा है ग्राउंड पर। ये सैंड है आपका, ठीक है ना, और इसका वॉल्यूम जो है दिया हुआ है। तो जो सैंड का वॉल्यूम होगा वही इस कोन का वॉल्यूम होगा। ठीक है ना, क्योंकि जितना सैंड गिराया जाएगा उतना ही सैंड ग्राउंड पर आएगा। तो कह रहा है कि सैंड जो गिराने का रेट है, सैंड के वॉल्यूम का रेट 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। जिसका मतलब है कि कोन का भी वॉल्यूम जो होगा, ये दिया हुआ है dv बाई dt का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, dv बाई dt का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है। इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द बेस। समझे ना? कह रहा है कि जो इसकी हाइट है इस कोन का, ये जो सैंड का कोन बना, इसकी जो हाइट है ये हमेशा बेस के रेडियस का 1/6 है। मतलब ये दिया हुआ है कि हाइट जो है 1/6 ऑफ रेडियस दिया हुआ है। तो देयरफॉर यहां से हम लोग r का वैल्यू निकाल सकते हैं 6h। क्लियर है? अब आपसे क्या कह रहा है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। कह रहा है किस रेट से इस सैंड कोन का हाइट इंक्रीज करेगा। मतलब आपसे पूछ रहा है dh बाई dt का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, और कब पूछ रहा है, when the height is 4 सेंटीमीटर, when h is equal to 4 सेंटीमीटर। ठीक है, dh बाई dt का वैल्यू पूछ रहा है, हाइट का रेट क्या होगा, किस रेट से इस सैंड कोन का हाइट इंक्रीज करेगा जब हाइट इसका 4 सेंटीमीटर होगा। ये ओवरऑल क्वेश्चन है आपका। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम है आपका कोन का वॉल्यूम होता है कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर लिखिएगा वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और r का वैल्यू हम लोग यहाँ से एक रिलेशन जो दिया हुआ था h इज इक्वल टू 1/6 r,
तो यहाँ से r का वैल्यू हमने निकाल लिया था, r इज इक्वल टू 6h, तो यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई, और r का वैल्यू है 6h का स्क्वायर इंटू h। ठीक है, तो ये हो जाएगा अब आपका, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा अब आपका वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 और इंटू पाई और 6h का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36h स्क्वायर और इंटू h। तो फाइनली जो वॉल्यूम है वो हो गया आपका 3 से 36 कट जाएगा, ये आपका 12 टाइम, तो ये हो जाएगा 12 पाई h क्यूब, ये आपका वॉल्यूम हो गया। क्लियर है ना? तो वॉल्यूम आपका निकल गया 12 पाई h क्यूब। अब हमें क्या निकालना है? dh बाई dt का वैल्यू निकालना है, जबकि dv बाई dt का वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा dv बाई dt, और इधर हो जाएगा देखिए 12 पाई, और h क्यूब का पहले h के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 3h स्क्वायर, और फिर h का t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dh बाई dt। ठीक है, तो ये हो गया आपका dv बाई dt का वैल्यू हो गया 36 पाई h स्क्वायर dh बाई dt। ठीक है ना? और dv बाई dt का वैल्यू दिया हुआ है आपका, और ये वैल्यू है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये हो गया 12 और इज इक्वल टू 36 पाई, और h का वैल्यू अभी नहीं डालेंगे, अभी हम लोग dh बाई dt निकाल लेते हैं। तो 36 पाई h स्क्वायर dh बाई dt, तो यहां से देखिए ये कट जाएगा आपका 12 से 36 3 बार में, तो ये हो जाएगा आपका देयरफॉर dh बाई dt का वैल्यू जो हो गया, इधर नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1/3 पाई h स्क्वायर हो जाएगा ना। तो dh बाई dt का वैल्यू हो गया 1/3 पाई h स्क्वायर। सो गाइस dh बाई dt का वैल्यू निकालना है h इज इक्वल टू 4 पर, तो ये हो जाएगा dh बाई dt का वैल्यू एट h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा देखिए कितना 1/3 पाई, और h का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 1/3 पाई, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो गया। सो गाइज ये हो गया फाइनली आपका 1 और 16 में 3 से गुणा कीजिए तो ये हो गया 1/48 पाई, और चूंकि हाइट का रेट पूछ रहा है तो इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। समझे? तो इस साइड कोन का जो हाइट है dh बाई dt, h इज इक्वल टू 4 पे 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है गाइस? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अब मैं आप लोगों को 4 टर्म्स बताने वाला हूं, ध्यान से आप समझिएगा। इसमें से 4 टर्म्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार मैथमेटिक्स के दूसरे सेक्शन में भी ये इस पर क्वेश्चन आता है। देखिए, एक होता है टोटल कॉस्ट, दूसरा है मार्जिनल कॉस्ट, तीसरा है रेवेन्यू कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, और चौथा है मार्जिनल रेवेन्यू। देखिए, जनरली टोटल कॉस्ट को CX से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जितना भी कॉस्ट आया है वो आपका हो गया टोटल कॉस्ट, ठीक है ना। उसमें सारे चीज इंक्लूडेड होते हैं, रॉ मटेरियल से लेकर लेबर कॉस्ट वगैरह सारा कुछ, इलेक्ट्रिसिटी बिल और मशीनरी का बिल जितना भी आता है वो सारा इंक्लूड हो जाए तो ये हो जाता है आपका टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब है मार्जिनल कॉस्ट है, और मार्जिनल कॉस्ट हम लोग निकालते कैसे हैं, टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? टोटल कॉस्ट का मतलब है कि किसी भी चीज के प्रोडक्शन में जितने भी कॉस्ट आए हैं वो सब मिलाकर होता है टोटल कॉस्ट, और उसको हम लोग अगर डिफरेंशिएट कर दें तो हो जाता है मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है? इसी तरह से टोटल रेवेन्यू जो है, टोटल रेवेन्यू को बेसिकली हम लोग RX से डिनोट करते हैं, और टोटल रेवेन्यू को हम लोग, ठीक है ना, और टोटल रेवेन्यू को हम लोग अगर डिफरेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये 4 टर्म है आपका जो आगे के क्वेश्चन में हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है ना।
एक बार फिर से समझ लीजिए, टोटल कॉस्ट का मतलब है कि जिस कॉस्ट पे कोई भी चीज प्रोड्यूस होता है, मतलब टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आप बोलिए, जिसमें से हर चीज इंक्लूडेड होता है, लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग इंक्लूडेड होता है। इस टोटल कॉस्ट को हम लोग डिफरेंशिएट कर दें तो मार्जिनल कॉस्ट मिल जाता है। इसी प्रकार से टोटल रेवेन्यू जो है उसको, टोटल रेवेन्यू को हम लोग आर एक्स से डिनोट करते हैं, और टोटल रेवेन्यू को हम लोग अगर डिफरेंशिएट कर दें तो मार्जिनल रेवेन्यू होता है। ठीक है, ये एक्चुअली कमर्शियल मैथमेटिक्स का टर्म है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ समझना है कि टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं और टोटल रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पर समझना था आपको। ठीक है, तो आप समझ गए कि टोटल कॉस्ट गिवन है तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा, और टोटल रेवेन्यू गिवन है तो आप उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू निकल जाएगा। क्लियर है ना? चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं। इस पर जो है आपके बुक में दो तीन क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, द टोटल कॉस्ट CX इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट्स ऑफ an item is given by CX is equal to 0.007x cube minus 0.003x square plus 15x plus 4000 दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो सिंपल है, आपके पास देखिए गिवन है, यहाँ सॉल्यूशन कर लीजिए। क्वेश्चन में जान नहीं है, बस ये चार टर्म्स जो है आपको आने चाहिए। यहाँ पर आपका गिवन है, देखिए क्या दिया हुआ है, CX का वैल्यू दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट 0.007 x क्यू माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 ये दिया हुआ है आपका, और ये कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। ठीक है, और किस पर, x इज इक्वल टू 17 पर, जब 17 यूनिट्स प्रोड्यूस होता है, किस पर आपको निकालना है, देखिए आपको निकालना है मार्जिनल कॉस्ट निकालना है एट x इज इक्वल टू 17 यूनिट्स। ठीक है ना, जब 17 यूनिट्स का प्रोडक्शन होता है तो मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। तो गाइज मैंने अभी बताया कि मार्जिनल कॉस्ट जो होता है आपका क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट। तो CX का डेरिवेटिव कर लीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर CX का वैल्यू दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 0.007 और x क्यूब का हो जाएगा इंटू 3x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 0.003 और इंटू x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और प्लस 15x का हो जाएगा 15 और प्लस 4000 का हो गया 0। डिफरेंशिएट कर लिया CX को x के रिस्पेक्ट में। अब इसकी वैल्यू निकालना है एट x इज इक्वल टू 17। सो मार्जिनल कॉस्ट यहां पर लिख दें, MC लिख देते हैं, MCX मार्जिनल कॉस्ट एट x इज इक्वल टू 17। अब क्या करेंगे हम लोग, मार्जिनल कॉस्ट को x इज इक्वल टू 17 पर निकलना है, तो इसमें जहां जहां x है वहां 17 डाल दीजिए, तो ये हो गया 0.007 इंटू 3 और x का वैल्यू है 17 का स्क्वायर हो गया, और माइनस 0.003 इंटू 2 इंटू और x का वैल्यू 17 है तो 2 इंटू 17 हो गया और प्लस 15 हो गया। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, गुना करके कैलकुलेट कर लीजिए, और जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 209, सॉरी ये हो जाएगा आपका 20.967 रुपीज हो जाएगा ये आपका, समझे ना। तो ये आपका मार्जिनल कॉस्ट निकल गया, ये आपका टोटल कॉस्ट दिया हुआ था। समझ गए, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। टोटल कॉस्ट गिवन था, मार्जिनल कॉस्ट निकालना था, टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में तो मार्जिनल कॉस्ट मिल गया, और x इज इक्वल टू 7 पर उसका हम लोग वैल्यू निकाल लिया। और ये जो मार्जिनल कॉस्ट निकला आपका, ये हो गया आपका कितना, 20.967 रुपीज आया आपका मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 भी बना सकते हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए,
तो गाइज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 और इसमें आपका गिवन है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय Rx इज इक्वल टू 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। ये आपका टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है। रेवेन्यू का मतलब है कि मार्केट में बेचने के बाद किसी प्रोडक्ट का जो हमें प्राइस मिलता है, जो हमें दाम मिलता है, जो वैल्यू मिलता है, वो होता है आपका, ठीक है, टोटल रेवेन्यू। ठीक है ना। तो कह रहा है कि फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 7। जब 7 यूनिट्स जो है ना, किसी भी प्रोडक्ट का 7 यूनिट्स हम मार्केट में सेल करते हैं, तो सेल करने के बाद जो पूछ रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या मिलेगा। तो हमने आपको बताया कि टोटल रेवेन्यू दिया है तो उसको सिंपली डिफरेंशिएट कर दीजिए और जिस भी वेरिएबल में दिया है उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। वेरिएबल यहाँ पर चेंज हो सकता है टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू में, ठीक है ना। तो जिस वेरिएबल में टोटल रेवेन्यू या टोटल कॉस्ट गिवन है उसको उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। ओके, तो आपके पास टोटल रेवेन्यू दिया है, आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू 7 यूनिट्स गिवन है। सो गाइस सॉल्यूशन के लिए हमारे पास पहले दिया हुआ है गिवन दैट Rx इज इक्वल टू, ये टोटल रेवेन्यू दिया है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। इसको हम लोग शॉर्टकट में ऐसा लिख देते हैं MRX मार्जिनल रेवेन्यू। और इसके लिए क्या करना होता है, ये जो आपका रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू जो दिया हुआ है Rx, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए कितना हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू गिवन है 13x स्क्वायर, तो 13 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, और x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया 2x। क्लियर, 13 इंटू 2x प्लस 26x है, और x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो प्लस 26 और प्लस 0। 15 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो ये हो गया आपका टोटल 26x प्लस 26 हो जाएगा ना, 13 दूनी 26x हो गया ये, और प्लस 26 और 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस मार्जिनल रेवेन्यू को निकालना है x इज इक्वल टू 7 पर। सो गाइस मार्जिनल रेवेन्यू जो है MRX का वैल्यू निकालना है आपको किस पर, x इज इक्वल टू 7 पर। तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा, देखिए कितना, 26 में 7 से गुना कर दीजिए और फिर 26 को जोड़ दीजिए। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, गुना करके जोड़ेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 208 रुपीज। तो ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू निकल गया। ठीक है, और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 बन गया। क्वेश्चन नंबर 16 और 15 जो हमने दो अभी बताया, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू पर बेस्ड है। टोटल कॉस्ट दिया था, उसमें आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना था, और यहाँ टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। कंसेप्ट बिल्कुल वही है जो हमने 4 टर्म बताए आपको। ठीक है, क्वेश्चन में जान नहीं होता है, बस खाली लैंग्वेज में आपको थोड़ी प्रॉब्लम है, लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, समझे ना। तो ये था आपका एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी का, और ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है गाइस। इसमें कुछ क्वेश्चन बच गया है जिसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, और बहुत आसान क्वेश्चन है, और वो है 6.1 का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है एनसीईआरटी में, और वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 6, 9, 17 और 18, जिसमें से 17 और 18 जो है ये दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और ये दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है, और बाकी ये जो 1, 3, 4, 6, 9 सब्जेक्टिव है, और ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपसे बनने लायक है। ठीक है ना, इसे आप बना लीजिएगा। फिर भी मैं एक बार बोल रहा हूं कि अगर इन क्वेश्चन को बनाने में किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो अपना डाउट जरूर सेंड कर दीजिएगा, ताकि आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाए। ओके गाइस, तो ये आपका ओवरऑल 6.1 जो एक्सरसाइज था एनसीईआरटी का वो समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन टच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।